CUET UG 2024 का लैंग्वेज पेपर हिंदी में जो क्वेश्चन पूछा गया था, अलग अलग सेक्शन में पूछा गया था, यानी उत्तर पुस्तिका के आधार पर। तो यहाँ पर हम लोग उत्तर पुस्तिका जो आपका नंबर ए, इस उत्तर पुस्तिका को देखेंगे, यानी ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन है वो हूबहू 2024 में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी को कवर करने वाले हैं। अब इससे बेनिफिट क्या होगा? दो तरीके का बेनिफिट होगा। सबसे पहला तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है इससे टफ आपके CUET एग्जाम में हमें नहीं लगता कि पूछा जाएगा। 2024 में जिस तरीके से टफेस्ट एग्जाम गया था उससे ज्यादा टफ 2022 में ना 2023 में गया था। तो यहाँ पर कठिन से कठिन सवाल आप देख पाओगे। साथ ही साथ दूसरा पॉइंट्स कि आप ये भी एनालिसिस कर पाओगे कि कहाँ पर किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये भी एनालिसिस कर पाओगे कि जब आप एग्जाम देने के लिए जाओगे तो 50 क्वेश्चन आपको हर हाल में अटेम्प्ट करना है सारा, और गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पर आपको नेगेटिव मार्क भी मिलेगा इस बार, कि पहले इस तरीके से नहीं होता था। तो उस सिचुएशन में कौन से क्वेश्चन को जल्दबाजी में टच नहीं करना है, कौन से क्वेश्चन को हर हाल में अच्छे से तैयारी करके जाना है, ये सारा एनालिसिस इस वीडियो में आप लोग कर पाओगे। किस टॉपिक से क्वेश्चन आप कर सकोगे और उन टॉपिक को हर हाल में तैयारी कर लेना है। तो सबसे पहले आपके एग्जाम में याद रखिएगा इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा। तो सबसे पहले आपका गद्यांश वाले क्वेश्चन रहेंगे, जैसे यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित पद्यांश के आधार पर दिए गए अगले 6 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मैं आपको सारा डिटेल से पढ़कर बताऊंगा। ये पद्यांश है, ठीक है, गद्यांश नहीं। पद्यांश में क्या होता है कि मैं आपको यही रिकमेंडेड करूंगा कि आप इन प्रश्नों को छोड़ दीजिए अगर नहीं जानते हो। टाइम व्यर्थ करना बेकार है, क्योंकि आप अभी देख सकते हो कितना टफेस्ट है। मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं। आराधन का दृढ़ आराधन से 2 उत्तर, तुम वरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर, रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त, तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। शक्ति की करो मौलिक कल्पना करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक ना सिद्धि हो रघुनंदन। जब तक लक्ष्मण मैं महावाहिनी के नायक, मध्य भाग में अंगद दक्षिण श्वेत सहायक। मैं भल्ल सैन है वाम पार्श्व में हनुमान, नल नील और छोटे कपिगण उनके प्रधान। सुग्रीव विभीषण अन्य यूथपति यथा समय, आएंगे रक्षा हेतु जहां भी होगा भय। तो इस गद्यांश को पढ़ने से कहीं ना कहीं रामायण की कुछ झलकी आपको महसूस हो रही होगी। हालांकि जो अगर जानते होंगे इस पद्यांश के बारे में तो उनको जानकारी मिल गई होगी। अब क्वेश्चन पर आते हैं कि क्वेश्चन इस पद्यांश के आधार पर किस प्रकार दिए गए। पहला क्वेश्चन क्या आपका, यह पद्यांश किसे संबोधित है? लक्ष्मण को, राम को, हनुमान को या फिर सुग्रीव को? देखिए ये जो यहाँ पर पद्यांश है यह सीधा सीधा अगर बात करें तो राम को संबोधित है। अब राम को क्यों संबोधित है? क्योंकि रघुनंदन जो आपका शब्द का प्रयोग किया गया है वह राम के लिए प्रयुक्त होता है। समझ में आया? तो इसलिए यह राम के लिए ही आपका पद्यांश संबोधित है। इसके बाद नीचे कथन के आधार पर प्रश्न पूछे गए हैं। कथन पहला क्या आपका, पद्यांश के अनुसार रघुनंदन का आशय राम से है। ये चीज हमने पहले वाले प्रश्न में आंसर ढूंढ निकाला। अब यहाँ पर भी वही चीज कथन 1 बता रहा है। कथन दूसरा क्या बता रहा है, महावाहिनी के नायक सुग्रीव हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। क्या पहला वाला ऑप्शन सही होगा जिसमें बोला जा रहा है कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, या फिर कथन 1 और 2 दोनों गलत है, या फिर कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है, या फिर कथन 1 सही है मतलब कथन 1 गलत है लेकिन 2 सही है? तो इस हिसाब से आपको कथन को ध्यान से समझना होगा। नहीं समझ में आएगा तो पद्यांश को पढ़िएगा, वहां से मैच करने के बाद आपको पूरे तरीके से अच्छे से आंसर आपको मिल जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा। देखिए कथन 1 का आंसर तो हम लोग निकाल चुके हैं पहले में ही, तो ये तो भाई कथन 1 सही है। लेकिन यहाँ पर ये जो कथन दूसरा है इसमें ये गलत क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि महावाहिनी के नायक सुग्रीव को नहीं, ये आपका लक्ष्मण को बताया गया है। समझ में आया? पद्यांश में ये चीज स्पष्ट है, महावाहिनी के जो नायक है वह सुग्रीव नहीं लक्ष्मण है। इसलिए कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तीसरा नंबर, और तीसरा क्वेश्चन क्या आपका, दृढ़ आराधना से क्या तात्पर्य है? यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, हठयोग, कठिन साधना, या फिर सगुन भक्ति, या फिर ब्रजयान। दृढ़ आराधना, देखिए वर्ड को भी कभी कभी ऑप्शन के हिसाब से आपको मैच करना है। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर तीसरा का, ये आपका कठिन साधन। दृढ़ आराधना मतलब एक कठिन आराधना में है, कठिन साधना में है, तो इसका यही अर्थ हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4th नंबर, भय शब्द का विलोम क्या होगा? अच्छा भय का मतलब क्या होता है? भय का मतलब डर। तो यहाँ पर कौन सा इसका उल्टा शब्द होगा? क्वेश्चन नंबर 4 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, निर्भय, यानी नहीं डर लगना। ठीक है, भय का मतलब डर और निर्भय का मतलब डर नहीं लगना, यानी निडर। 5 नंबर देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, निम्नलिखित में शक्ति शब्द का पर्यायवाची नहीं है। देखिए नहीं वर्ड इसलिए जोड़ा जाता है ताकि आप जल्दबाजी में अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, आपके पास समय नहीं है, तो ये नहीं वाला आपके माइंड में नहीं आता है। ऐसा आपको लगता है कि शक्ति शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन है और आप गलत आंसर मारकर चले आते हो। शक्ति शब्द का पर्यायवाची नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कोई 3 ऑप्शन, यहाँ टोटल कितना 1 2 3 4 5 ऑप्शन है, तो कोई 4 ऑप्शन जो इसका पर्यायवाची शब्द होगा, कोई एक होगा आंसर जो नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर हो जाएगा आपका बी और डी, केवल बी और डी। बी में क्या है भाई, उग्र, और डी में क्या है आपका अक्षय। तो ये जो 2 यहाँ पर वर्ड है उग्र और अक्षय, ये दोनों शक्ति का पर्यायवाची शब्द नहीं है। लेकिन अगर बल की बात करें, सामर्थ्य की अगर बात करें, ताकत की अगर बात करें, ये कहीं ना कहीं शक्ति का मिलता जुलता शब्द है। तो यहाँ पर ये जो पहला वाला ऑप्शन है वह सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या आपका, प्रस्तुत पद्यांश में भल्ल सैन का संबंध किससे है? कपिगढ़ से है, सुग्रीव से है, या फिर भालुओं के सेना नायक जाम्बवत से है, या फिर रघुनंदन से है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ये भालुओं के सेना नायक जाम्बवत से है।
तो क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या आपका। क्वेश्चन नंबर 7 जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध हो उसे क्या कहते हैं। देखिए हर क्वेश्चन आपको टफ नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ क्वेश्चन इतना आसान आपको मिलेगा कि लगेगा कि इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए था। देखिए जिस शब्द से संज्ञा या फिर सर्वनाम की विशेषता का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। जैसे कि संज्ञा के रूप में अगर हम ले कोई नाम हो सकता है जैसे कि राम, श्याम या कमल या किताब, तो किसी राम या फिर अगर सर्वनाम की अगर बात करें यानी संज्ञा के बदले जो शब्द हम लोग यूज करते हैं जैसे बोलते हैं कि उसका, उसे, तुम, तो इन दोनों शब्दों की अगर हम लोग विशेषता बताते हैं जैसे कि वह बहुत खूबसूरत है तो उसकी विशेषता बता रहे हैं, उसी टाइप से राम बहुत ही अच्छा है उसे हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, यानी विशेषता बताने वाले को किनकी विशेषता, संज्ञा या फिर सर्वनाम की। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8 जिस शब्द में किसी काम का करना अथवा होना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं। अब काम की बात हो रही है तो सीधा बात है इसमें आंसर हो जाएगा क्रिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या आपका निम्नलिखित शब्दों में से अभ्यांतर का विलोम बताइए। अभ्यांतर का मतलब होता है भीतर। ठीक है, हम लोग इसको बोल सकते हैं भीतर या फिर अंदर भी बोल सकते हैं। तो इसका विलोम क्या होगा, इसका विलोम हो जाएगा बाह्य। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10। देखिए हर एक क्वेश्चन को एनालिसिस करके आप टॉपिक भी लिखते जाइएगा, कहां पर किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या आपका कार्यालय पत्र लेखन में अधोलेख के रूप में प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है। जैसे कि कार्यालय पत्र अगर हम लोग लिख लेते हैं, पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसमें हम लोग आखिर में क्या लिखते हैं, भवदीय, महोदय, महाशय या फिर सम्मानीय। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा भवदीय। क्या प्रिय बोलकर या फिर लिखकर या फिर बंधुवर या सेवा में या फिर मित्रवर, इसका उत्तर हो जाएगा सेवा में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या आपका इनमें से कौन सा कार्यालय पत्र का रूप नहीं है। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन क्या आपका कार्यालय आदेश, दूसरा आपका अर्धशासकीय पत्र, तीसरा शोक पत्र, चौथा अधिसूचना। तो यहाँ पर ये जो 3 ऑप्शन है, पहला कार्यालय आदेश ये तो है भाई कार्यालय पत्र, अर्धशासकीय पत्र ये भी है, लेकिन ये जो यहाँ पर शोक पत्र है ये आपका कार्यालय पत्र नहीं है, और ये अधिसूचना जो सूचना जारी करते हैं किसी तरीके से कुछ भी सूचना ऑफिशियल नोटिस के द्वारा जारी होता है ये भी आपका एक कार्यालय पत्र है, लेकिन ये जो शोक पत्र है या कार्यालय पत्र का रूप नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा यही ऑप्शन नंबर तीसरा। अब यहाँ पर एक और गद्यांश मिला, एक तो पद्यांश से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और दूसरा गद्यांश से। ठीक है, तो यहाँ पर इसको पढ़ लेते हैं। दुनिया से अच्छा ग्रहण करने का अधिकार सभी देशों को है। भारत के ज्ञान विज्ञान चिंतन से बहुत सी चीजें दुनिया ने ली है। दूसरी बात यह है कि संसार में जहाँ भी ज्ञान विज्ञान विचार जन्म लेते हैं उनमें अन्य देशों की भी ज्ञात अज्ञात भूमिका होती है। यह आदान प्रदान का सिलसिला न जाने कब से चल रहा है। आज भी पश्चिम में हो रहे नवीनतम अन्वेषणों में विभिन्न देशों की मेधा, प्रतिभा, श्रम, कौशल, धन आदि लगे हैं। उदाहरण के लिए भारत की अनेक प्रतिभाएं अरसे से अमेरिका और अन्य देशों में उच्च स्तरीय अन्वेषण और संगणक के क्षेत्र में सॉफ्टवेयर निर्माण में लगी है। क्या यह प्रकार अंतर से भारतीय अवदान नहीं है। उन्नत देशों की वस्तुएं ऊंचे मूल्य पर खरीद कर अनेक छोटे देश उच्च स्तरीय अनुसंधान में परोक्ष आर्थिक योगदान देते हैं। इसलिए किसी भी उपलब्धि को किसी भूगोल में सीमित नहीं किया जा सकता है। यह दूसरी बात है कि हमें अपनी आत्मनिर्भरता लगातार बढ़ानी होगी और अपनी प्रतिभाओं को निरंतर प्रोत्साहित करना होगा। आयातित प्रदूषण से बचने और अपने सांस्कृतिक उन्नयन के लिए यह अनिवार्य है। अब ये तो हमने गद्यांश पढ़ दिया। ठीक है, अब इसके आधार पर जो प्रश्न है उसको देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया, उन्नत शब्द का विलोम क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो उत्तर है वो आपका अवनत हो जाएगा। ठीक है, उन्नत का मतलब होता है आगे बढ़ना, ऊपर चढ़ना, समझ में आया। उन्नत का मतलब होता है, अब यहाँ पर ये जो वर्ड है अवनत, इसका मतलब होता है नीचे गिरना, समझ में आया। तो इसका उल्टा जो है यानी विलोम शब्द ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा 13 का। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन क्या आपका गद्यांश में प्रयुक्त इन शब्दों के सही वर्णानुक्रम का चयन कीजिए। देखिए ये वर्ड जो है ना बहुत सारे स्टूडेंट नहीं समझ पाएंगे। इसका मतलब हो गया अल्फाबेटिकली। अल्फाबेटिकली आप लोग समझते हो ना, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन दिया गया है अगर इंग्लिश में रहता तो हम लोग सबसे पहले ए वाले वर्ड से जो वर्ड स्टार्ट हुआ है उसको पहले हम लोग अरेंज करते, दूसरे नंबर पर बी वाला होता तो बी सी डी, इसी टाइप से यहाँ पर वर्ण के अनुसार बोला गया। यानी सबसे पहले जो आपका वर्ण है टोटल आ मिला लीजिए टोटल, उसके बाद फिर काखा मिला लीजिए टोटल, तो उस हिसाब से आपको अरेंज करना है। जैसे यहाँ पर सबसे पहले आ वाले वर्ड आएंगे तो यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर दोनों में से और यहाँ पर एक और है, तो तीनों में से सबसे पहले कौन होगा। तो तीनों में से आपको क्या देखना होगा, सबसे पहले ये चीज आपको देखना होगा कि यहाँ पर सबसे पहले आ वर्ड वाला कौन है, तो ये है बी नंबर। जबकि इसके बाद वाला कौन हो सकता है, तो उसके बाद वाला ये दोनों में से कोई एक हो सकता है, क्योंकि इसके बाद वाला में देखिए पहला वाला जो वर्ड है वो आ में आकार आ वाला है। तो इस टाइप से आपको दिमाग लगाना है और सबको अरेंज करना है। तो हम लोग ऑप्शन के अनुसार कैसे आंसर लिखेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए बी वाला होगा, है ना। तो बी वाला जब होगा तो यहाँ पर इन सभी ऑप्शन में बी वाला कहाँ पर है, तो यहाँ पर देखिए पहला वाला आंसर में, क्या और सब में बी है, तो नहीं है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। ये होता है ट्रिक, समझ में आया। बाकी आप इसे अरेंज करके देख भी सकते हो अपने से खुद से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15 नंबर और क्वेश्चन नंबर 15 क्या है आपका गद्यांश के आधार पर सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। यहाँ पर ये प्रश्न है और यहाँ पर ये ऑप्शन है, आपको चूज करना है कि कौन सा सही है। इधर आपका दिया गया है प्रत्यय, इधर दिया गया है इनके मूल शब्द, तो कौन कौन से प्रत्यय किसमें मिलता है वो आपको ढूंढना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ में से जो भी आप जानते हो सबसे आसान लगता है उसको मिलाओ, उसके बाद यहाँ ऑप्शन में मिलाना। सभी का आंसर ढूंढने की जरूरत नहीं है, समय बर्बाद हो जाता है। सबसे पहले अगर बात करें इसमें हम लोग ढूंढते हैं ऑप्शन नंबर पहला वाला यानी ए वाला। ये किसके साथ यानी इनका मूल शब्द क्या होगा, तो यहाँ पर क्या लिखा गया है अधिकार, ठीक है, ये इसका मूल शब्द है। तो ए के साथ दूसरा होगा, तो यहाँ पर ए के साथ दूसरा ये इसमें भी है,
और ए के साथ दूसरा यहाँ इसमें भी है, ठीक है। इसके बाद बी के साथ हम लोग मिलाएंगे तो ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। बी में क्या है आपका इक है, और यहाँ पर ये किसके साथ हो जाएगा, आर्थिक के साथ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चौथा के साथ मिला, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं बी के साथ 4 इसमें है, जबकि बी के साथ यहाँ पर 1 है, यानी ये गलत है। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही है 15 का। अब आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, नीचे दिए गए कथन है, अब इन कथनों को ध्यान से पढ़ना है, इसके आधार पर आपको उत्तर देना है। पहला कथन क्या दिया गया है कि संसार में जहां भी ज्ञान विज्ञान विचार जन्म लेते हैं उनमें अन्य देशों की भी ज्ञात अज्ञात की भूमिका होती है। यानी संसार में जहां भी ज्ञान विज्ञान विचार जन्म लेते हैं वहां पर अन्य देशों की भी ज्ञात और अज्ञात की भूमिका होती है, ये बोला गया पहला कथन। दूसरे कथन की अगर बात करें, आत्मनिर्भरता और प्रोत्साहन आयातित प्रदूषण से बचने और अपने सांस्कृतिक उन्नयन के लिए अनिवार्य नहीं है। अब यहाँ पर दोनों में से कौन सा कथन सही है या फिर नहीं है, कौन सा कथन गलत है, यह ऑप्शन के अनुसार आपको यहाँ पर मैच करना है। तो यहाँ पर 16 का जो उत्तर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी कथन 1 तो बिल्कुल सही है, लेकिन कथन 2 जो है वह गलत है। क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या लाइन, ये जो कथन जो है वो क्या बोल रहा है, आत्मनिर्भरता और प्रोत्साहन आयातित प्रदूषण से बचने और अपने सांस्कृतिक उन्नयन के लिए अनिवार्य नहीं है, बिल्कुल गलत है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17 नंबर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या आपका, अवदान शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो इसका हो जाएगा भूमिका। यानी अवदान का मतलब होता है भागीदारी बनना, भूमिका बनना, ठीक है, तो इसका पर्यायवाची शब्द भूमिका हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 18, दिए गए गद्यांश के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। अब यहाँ पर जो गद्यांश दिए गए हैं ये आपका टोटल ABCDE करके दिया गया है, ठीक है। हालांकि इससे पहले हमने देखा गद्यांश किस टाइप से था, डायरेक्ट लिखा हुआ था कहानी के जैसा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन के हिसाब से है। तो पहला क्या दिया गया है कि ज्ञान आदान प्रदान की चीज है, सॉफ्टवेयर निर्माण में भारतीय प्रतिभाएं शामिल नहीं है, किसी उपलब्धि को भूगोल तक सीमित नहीं कर सकते, प्रतिभा को प्रोत्साहन की अपेक्षा नहीं, संसार में जहां भी ज्ञान विज्ञान विचार जन्म लेते हैं उसमें अन्य देशों की भूमिका नहीं होती। अब ये सारा कुछ आप पढ़ के अपने आप में एनालिसिस कीजिए कि कौन सा कथन सही है या फिर गलत है। तो नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर क्या लिखा गया, केवल 1 और B है यहाँ पर आपका सही, या फिर केवल A और C है, या फिर D और E है, या फिर B और D। तो 18 का जो उत्तर हो जाएगा वो केवल A और C जो है वह सही है। यानी A में क्या बताया जा रहा है, ज्ञान जो है वो आदान प्रदान की चीज़ है। कहीं ना कहीं वीडियो के माध्यम से मैं आपको ज्ञान ही तो दे रहा हूँ, तो ये आदान प्रदान करने की चीज़ है। और इसके अलावे C सही है, किसी उपलब्धि को भूगोल तक सीमित नहीं कर सकते, यानी किसी चीज़ की उपलब्धि को हम लोग धरातल यानी जमीनी स्तर पर नहीं सीमित रख सकते हैं, वह आगे चारों तरफ फैल सकता है, वो आगे भी बढ़ सकता है। समझ में आया? तो ये C और A जो है वो सही है, बाकी सारा कुछ आपका रॉन्ग है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19 नंबर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या आपका, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 19 से आपका मुहावरे से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो अर्थ हो जाएगा, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, मूल कारण को जड़ से नष्ट करना, या फिर पेड़ को जड़ से उखाड़ना, या बांस को जड़ से समाप्त करना, या बांस और बांसुरी तोड़ना। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला कि मूल कारण को जड़ से खत्म कर देना, नष्ट कर देना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, कूद कूद मछली बगुले को खाए। अब इस लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो उत्तर है वो आपका दूसरा हो जाएगा, बिल्कुल विपरीत काम करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 21 नंबर। और क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, यहाँ पर देखिए अध्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग निहित है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा अधि है। ठीक है, इसमें जो उपसर्ग लगा गया है वह अधि है अध्यक्ष में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या आपका, नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन देखिए, विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। अब इसको पढ़कर ही आप लोग एनालिसिस कर लिए कि हाँ ये तो सही है, विशेषण का काम ही होता है सर्वनाम या फिर संज्ञा की विशेषता बताना। दूसरे नंबर पर, विशेषण के प्रयोग से जिस संज्ञा का गुण अथवा धर्म प्रकट होता है उस संज्ञा को व्याकरण विशेष कहते हैं। तो ये क्या सही है या फिर गलत है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको आंसर चूज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो उत्तर है वो आपका पहला हो जाएगा, यानी कथन 1 और 2 दोनों सही है। क्योंकि पहला वाला तो भाई सही है, लेकिन दूसरा वाला में देखिए, विशेषण के प्रयोग से जिस संज्ञा का गुण या फिर धर्म प्रकट होता है उस संज्ञा को व्याकरण विशेष कहते हैं, यानी विशेषता कहते हैं। वही चीज यहाँ पर बताई गई है। अगर जो चीज का अगर किसी संज्ञा का गुण अगर बताया गया है, किसी भी संज्ञा का अगर उसका गुण या क्वालिटी बताया गया, तो वह क्वालिटी जो है वह विशेषता ही कहलाती है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 23 नंबर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। एक तरफ आपका कारक है, दूसरी तरफ आपका विभक्तियां है। इसको तो आप बिना देखे आंसर आप बताइए कमेंट में, क्योंकि ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो, इसका आंसर आपको जरूर आना चाहिए। ठीक है, कमेंट में जरूर आंसर दीजिएगा, देखते कितने स्टूडेंट कमेंट करते हैं। बहुत ही सिंपल है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, श्याम घर आना चाहता है। श्याम क्या करना चाहता है, वह घर आना चाहता है। तो वाक्य में कौन सी क्रिया है, इच्छा बोधक क्रिया, आवश्यकता बोधक, या फिर अभ्यास बोधक, या फिर निश्चय बोधक। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, इच्छा बोधक। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 25 नंबर। और क्वेश्चन नंबर 25 क्या आपका, हंस दूध और पानी को अलग कर देता है। हंस जो है वह दूध और पानी को अलग कर देता है, वाक्य में अव्यय की पहचान करे। तो इसमें अव्यय कहने का मतलब है दो शब्दों को, किसी वाक्य में दो शब्दों को मिलाता है या फिर वाक्य को जोड़ता है, उसे अव्यय कहते हैं। अगर उस शब्द को हटा देंगे तो कहीं ना कहीं वाक्य दो टुकड़ा हो जाएगा। तो वह कौन सा शब्द है, को, कर, और, या फिर है, इसका उत्तर हो जाएगा और। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका
और देखिए यहाँ पर जो भी टॉपिक आ रहे हैं, ग्रामर वाले जो भी टॉपिक आ रहे हैं उसको भी हम अलग से प्रैक्टिस करवाएंगे टॉपिक वाइज, उसकी चिंता नहीं करना है। यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन के आपका स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा टोटल 4। पहला याद रखिएगा, पहला दीर्घ संधि होता है, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्ध संधि, चौथा यण संधि। ये टोटल 4 होते हैं। ये भी मैं आपको अलग से वीडियो के माध्यम से टॉपिक के आधार पर, क्वेश्चन प्रैक्टिस के आधार पर करवाऊंगा। 27 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है। ये एक दोहा लिखा गया है, ठीक है, हमने इसको पढ़ रखा है इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। यह दोहा है, श्री गुर चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर विमल जस, जो दायक फलचार। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग किया गया है? दोहा छंद का, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पसेरी शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें जो है ना, अगर पसेरी वर्ड को अगर हम ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर पा का मतलब हो गया 5, ठीक है, 5 प्लस ये जो यहाँ पर शेरी बचा, इसका मतलब हो गया शेर। जिसे नहीं बोलते एक शेर, 2 शेर, 3 शेर, जैसे 1 kg 2 kg उसी टाइप से 1 शेर 2 शेर होता है, उसी टाइप से यहाँ पर ये 5 शेर को अगर एक साथ मिलाएंगे तो हो जाएगा पसेरी, यानी ये संख्या है और यहाँ पर एक शब्द है शेर। तो ये जो संख्या के साथ एक शब्द मिलाया जाता है तो वह कौन सा समास होता है? उसको बोलते हैं द्विगु समास। समझ में आया ना? तो 28 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर। देखिए कथन वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं मैक्सिमम, तो मेरा मानना है कि कथन के भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जरूरी है। हालांकि टफ नहीं रहता है लेकिन ये लेंदी रहता है, टाइम आपका बहुत ज़्यादा लेगा। कथन पहला क्या यहाँ पर बताया जा रहा है? जहाँ किसी शब्द का प्रयोग एक बार हो किंतु अर्थ भिन्न भिन्न होता हो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। देखिए जहाँ किसी शब्द का प्रयोग एक ही बार हो लेकिन उसके अर्थ जो है वो अलग अलग होते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार कहलाता है, यानी होता है। तो ये तो आपका राइट है। लेकिन आगे देखिए यहाँ पर कथन दूसरा क्या बताया जा रहा है, जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो किंतु उसका अर्थ अलग अलग हो वह श्लेष अलंकार होता है। देखिए यहाँ पर अगर श्लेष अलंकार का ये डिफिनेशन दिया है तो फिर यहाँ पर दूसरा डिफिनेशन क्यों देगा? कहीं ना कहीं गलत होगा, तो ये गलत है। तो ये जो दूसरा कथन है वह यमन अलंकार है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 30 नंबर। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? लेवत मुख में घास मृग, मोर तजत नृत्य जात, आंसू गिरियत जर लता, पीरे पीरे पात। उक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। यहाँ पर अगर आप इसको थोड़ा सा गौर से पढ़िएगा और इसको एनालिसिस कीजिएगा, समझिएगा, तो यहाँ पर क्या चीज़ बताया जा रहा है मैं आपको शॉर्ट में बताऊँ तो इसमें हिरन शेर के मुंह में घास डाल रहा है। बताइए शेर के मुंह में हिरन घास डालेगा? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। अगली अगर पंक्तियों की अगर बात करें तो मोर नाच छोड़ दिया, यानी नाचना छोड़ रहा है, ये भी संभव नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये सब जो है वह वास्तव में नहीं हो रहा है बल्कि कवि ऐसा भ्रमित पैदा कर रहा है, ठीक है इसमें। तो यहाँ पर ये जो पंक्ति है वह कैसा अलंकार है? तो भ्रमितमान, ये वाला भ्रमितमान, यानी भ्रमित कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 31 नंबर। क्वेश्चन नंबर 31 क्या आपका? नीचे दिए गए कथन है, इसको पढ़ते हैं। कथन 1, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में कुल 8 रसों का वर्णन किया है। और यहाँ पर देखिए कथन 2 क्या आपका? रस के 4 प्रमुख अवयव माने गए हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव एवं व्यक्तिचारी अथवा संचारी भाव। अब इस कथन के आलोक में आपको बता रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में से सबसे उपयुक्त उत्तर कौन सा होगा, यानी दोनों सही है या फिर दोनों में से कोई गलत है, या कौन सा गलत है या कौन सा सही है, ये आपको ऑप्शन के अनुसार बताना है। 31 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा विपरीत अर्थक शब्द युग्म सही नहीं, यानी इनमें से कौन सा यहाँ पर ये जो शब्द है वह उल्टा शब्द का जोड़ा नहीं है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो उत्तर हो जाएगा वो आपका, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 33। निम्नलिखित संज्ञाओं में से पुल्लिंग की पहचान कीजिए। कौन सा पुल्लिंग है? घटा, कांच, नृत्य, कक्षा या फिर दीपक। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन के हिसाब से तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। केवल बी, सी और ई जो है वह आपका पुल्लिंग है। बी कौन सा हो जाएगा? ये कांच, ठीक है, ये भी पुल्लिंग है। इसके अलावा सी कौन सा है आपका? नृत्य, ये भी पुल्लिंग है। इसके अलावा ई कौन सा है? दीपक, ये भी पुल्लिंग है। बाकी आपका जो भी है वो स्त्रीलिंग है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या आपका? 2 सूची दी गई है, अब इसमें सम्मिलित करना है। एक तरफ आपका शब्द है, दूसरी तरफ आपका पर्यायवाची शब्द है, अब इसको मिलाना है। तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है उसका उत्तर हो जाएगा आपका अग्नि, यानी ए का यहाँ पर दूसरा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ए का दूसरा में ये वाला है, इसके अलावा ए का दूसरा में कहीं नहीं है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर दूसरा है यही सही होगा, यानी इसका उत्तर हो जाएगा आपका ये वाला, ठीक है। आप इससे आप मैच भी कर सकते हो। तो ये ट्रिक होता है कि जो भी अगर आप उत्तर जानते हो, अच्छा मान के चलिए बाई चांस आप इसका उत्तर नहीं जानते हो, मान के चलिए आप ये आपका दिनकर वाला का आप जानते होंगे, ठीक है, मान के चलो आप दिनकर वाला जानते थे, यानी डी को किससे मैच करना है आप अच्छी तरीके से जान रहे हो कि डी जो है वो 4 में जाएगा। तो आप यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन में कि डी 4 में कौन वाला है? ये वाला भी नहीं है, ये वाला है और ये वाला भी नहीं है, ये वाला भी नहीं है, इसका मतलब ये वाला उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से कोई एक भी अगर जानोगे ना आराम से आंसर मारकर आओगे सही। देखिए अगर 35 को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो अंबुज का भी मतलब होता है कमल, इसका भी मतलब कमल, अरविंद का भी मतलब होता है कमल। लेकिन इन 2 वर्ड को अगर आप देखिएगा, ठीक है, सुमन और मुकुल, इन 2 वर्डों को अगर ध्यान से समझिएगा तो जो सुमन का मतलब होता है वह होता है आपका फूल, लेकिन ये चीज यहाँ पर नहीं मतलब होता है इसका कि कमल का फूल ही सुमन होता है। इसके अलावे मुकुल की अगर बात करें इसका मतलब होता है कली। अब कली कौन सी? जो खिली हुई नहीं रहती है, ठीक है, इस टाइप से रहता है, इस टाइप से जो कली रहती है इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से, ये खिला हुआ नहीं है। अब यहाँ पर ये 3 ऑप्शन तो आपका पर्यायवाची शब्द है, लेकिन ये जो 2 ऑप्शन है वह पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब इन दोनों ऑप्शन को यहाँ पर नीचे मिलाना है, कहाँ पर मौजूद है?
तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर दूसरा जो लिखा हुआ है डी और ई, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी 35 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 36 की अगर बात करें, जो व्यक्ति अधिक बोलता है के लिए क्या शब्द यूज किया जाता है, इसका उत्तर हो जाएगा आपका वाचाल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 37 नंबर, और 37 नंबर यहाँ पर देखिए सूची है आपका, और ये बहुत ही सिंपल होता है सूची वाला, जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर क्या आपका वाक्यांश है और इन वाक्यों को एक शब्द में क्या बोला जाता है वो चीज़ यहाँ पर आपको बताना है। अब यहाँ पर एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। पहला क्या लिखा गया है, जानने की इच्छा। तो जानने की जब इच्छा होती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिज्ञासा, यानी ए का क्या हो जाएगा, चौथा। तो ए का चौथा यहाँ पर ये वाला में है, इसके अलावा कहीं है ए का तीसरा है, फिर यहाँ पर ए का चौथा है। अब इन दोनों में से आपको थोड़ा सा बी में अलग अलग ढूंढना है। बी में क्या लिखा गया है, जिसकी उपमा ना हो। अब यहाँ पर जिसकी उपमा ना हो उसे क्या कहते हैं, अनुपम, ठीक है, जिसकी उपमा ना हो उसे अनुपम कहते हैं। तो बी का हो जाएगा पहला। तो बी का पहला किस में है, ये तीसरा वाला में है, तो यही वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका दूसरा है, बाकी कहीं में भी ये मैच नहीं होता, यानी यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, जो सभी सही सुमेलित दी गई है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 38 नंबर, 38 में क्या आपका द्विज का संबंध किस शब्द से नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि द्विज का मतलब होता क्या है। तो द्विज का मतलब होता है 2 बार जन्म लेने वाला। जैसे कि पक्षी की अगर बात करें तो पक्षी क्या है, पक्षी को अगर हम रिलेट करते हैं तो यह एक बार अंडे के अंदर में वह जीवित रहता है और एक बार अंडे से बाहर जब निकलता है उस समय भी जीवित रहता है, यानी 2 बार यह जन्म लेता है। इसके अलावा तक्षक, तक्षक किसे कहते हैं, सांप को कहते हैं, नाग को कहते हैं, नाग को कहते हैं। तो जो नाग होता है, सांप होता है, वो भी 2 बार जन्म लेता है, जीवित रहता है। इसी टाइप से चंद्रमा की अगर बात करें तो यह 2 बार जीवित नहीं लेता है। मतलब मैं रिलेट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ इस वर्ड से कैसे आपको ऑप्शन के आंसर को ढूंढना है। दांत की अगर बात करें तो एक बार दांत, दूध का दांत जो है वो झड़ जाता है, टूट जाता है, फिर दोबारा दांत जन्म लेती है, तो ये भी 2 बार जन्म से रिलेटेड है। तो यहाँ पर ये जो चंद्रमा है वह इससे रिलेटेड नहीं है, यही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। जो भी अशुद्ध वाक्य है उसको चयन करना है। एरर वाले जो सेंटेंस के जो क्वेश्चन होते हैं वो भी आते हैं। तो तीसरा नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों आंसर होगा, ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या अशुद्धि है, तो यहाँ पर जो रंग लिखा गया है, ये रंग जो है वह पुल्लिंग है और इसको संबोधित कैसा किया जा रहा है, जैसे कि वह स्त्रीलिंग है, यानी काली है, तो इसलिए यहाँ पर ये अशुद्ध वाक्य है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या आपका, निम्नलिखित में से देशज शब्द की पहचान कीजिए। देशज जो शब्द होता है उसका मतलब क्या होता है कि इसकी उत्पत्ति किसी भाषा से नहीं है, कैसी भाषा है, जो देश की जो भाषा है, बोलचाल की जो भाषा है उससे निकली है। तो क्षीर जो शब्द है वह संस्कृत की भाषा है, ये भी अग्नि संस्कृत भाषा है। इसके अलावा पुष्प जो है वह भी संस्कृत भाषा है, लेकिन जो पगड़ी है वह देशज भाषा है। समझ में आया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका 41 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द की पहचान करें। कौन सा शुद्ध शब्द है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो उत्तर है वो आपका पहला, यानी स्वयंवर। अब इसको अगर आप पढ़िएगा तो ध्यान से देखिएगा कि सभी पढ़ने में कहीं ना कहीं सेम लगेगा, लेकिन इसमें लिखावट किसका सही है, कौन से यहाँ पर लिखा जाएगा सही, वो आपका ये राइट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका 42 नंबर, क्वेश्चन नंबर 42 में देखिए 2 टेबल सूची दी गई है, अब इसको मिलाना है। अब यहाँ पर लेखक से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उनके द्वारा क्या क्या चीजें लिखी गई है। तो यहाँ पर देखिए पहले सूची में कहानी का नाम दिया गया है और यहाँ पर रचनाकार है। तो यहाँ पर देखिए प्रेमचंद का नाम जरूर सुने होंगे, तो उन्होंने ईदगाह लिखी थी। तो ए वाला में आप कौन सा मिलाइएगा, तीसरा। तो ए वाला में तीसरा कहाँ पर है, ये वाला में। इसके अलावा कहीं पर भी नहीं है, इसका मतलब सही आंसर हो जाएगा ये तीसरा वाला ऑप्शन। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर, क्वेश्चन नंबर 43 क्या आपका, निम्नलिखित कहानियों में से प्रेमचंद की कहानी कौन सी नहीं है। प्रेमचंद की कहानी कौन सी नहीं है, तो यहाँ पर ये जो पुरस्कार है वह कहानी प्रेमचंद की नहीं है। बाकी इसके अलावा नमक का दरोगा या फिर बड़े घर की बेटी या ईदगाह, ये तीनों है। आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अच्छे पत्र में अधोलिखित गुण होने चाहिए, यानी जो आप अच्छे पत्र लिखते हो उसमें क्या क्या गुण होना चाहिए ये आपको बताना है। क्या क्या गुण होना चाहिए, ऑप्शन के अनुसार भी आप बता सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो उत्तर है वो आपका तीसरा हो जाएगा। पहला ऑप्शन यहाँ पर देखिए मिल रहा है आपका, उद्देश्य होना चाहिए, जो भी आप लेटर लिख रहे हो। इसके अलावा सी की अगर बात करें, शिष्टाचार उसमें होना चाहिए। इसके अलावा डी की अगर बात करें, सहजता होनी चाहिए। बाकी इसके अलावा जो अपेक्षित त्रुटि है, यानी उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा दुर्हता, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, यानी तीसरा आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा 45 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 45 के आपका, निम्नलिखित शब्दों में कर्मठ का विपरीत शब्द क्या हो जाएगा। तो कर्मठ का जो विपरीत शब्द है वो आपका आकर्मणीय हो जाएगा, ठीक है, आकर्मणीय। आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। तो टोटल 2 भेद होते हैं, ठीक है। कमेंट में आप लोग अगर आंसर जानते हो तो कमेंट भी कर सकते हो कौन कौन से भेद होते हैं, यानी टाइप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 47 नंबर, कान काटना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा पराजित करना। कान काटने का मतलब हो गया जैसे कि किसी को हराकर आगे बढ़ जाना, यानी वही चीज है पराजित करना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 48 नंबर, क्वेश्चन नंबर 48 क्या आपका, निम्नलिखित में से इंद्र का पर्यायवाची शब्द चुने। कौन सा हो जाएगा इसका पर्यायवाची शब्द। 48 का उत्तर हो जाएगा तीसरा, ठीक है, ये आपका इंद्र का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। बाकी आप इसे मैच कीजिएगा, देवों के देव, तो ये किनको बोला जाता है, आप सभी को पता है, महादेव। और दूसरे ऑप्शन की अगर बात करें, भवानी नंदन, तो ये आपका किनको बोला जाता है, कार्तिक को बोला जाता है। इसके अलावा देवाधिदेव, ये भी कहीं ना कहीं शिव को बोला जाता है, भगवान शिव को। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये तीसरा नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 49 नंबर, रामचरितमानस किसकी रचना है। तो यह आपका तुलसीदास का है। लास्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन शब्द अलंकार नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो उत्तर है वो आपका ये उपमा, ठीक है, ये शब्द अलंकार नहीं है, ये अर्थ अलंकार है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक जो भी क्वेश्चन आप लोगों को मैंने बताया
इससे आप लोग नोट डाउन कर चुके होंगे किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए। अब इसके अलावा मैं आपको उन सभी टॉपिक के भी क्वेश्चन करवाऊंगा और साथ ही साथ अभी हमने ए सेक्शन का कवर किया है, बी, सी और डी बाकी है। लेकिन इन तीनों को कवर करने से पहले एक बार क्या करेंगे, सारे टॉपिक और अच्छे तरीके से अलग अलग वीडियो में कवर करेंगे। उसके आधार पर देखिएगा कि सी, बी और डी यानी बी, सी, डी जो भी है वो सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस के तौर पर कीजिएगा ना, तो बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। बाकी नए व्यूअर प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।